जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग केमिस्ट्री में आंसर कर रहे हैं, अग्रवाल का आंसर कर रहे हैं। इसमें दोस्तों आपको हमने हर एक वीडियो बताया। आप लोग कोई भी सेट से अध्ययन कर रहे हो, चाहे राजीव से कर रहे हो, चाहे एचएम से कर रहे हो, चाहे एक्स कर रहे हो। आप लोग 2021 का सेट कर रहे हैं जिसमें सेट 2 जीबी कर रहे हो, तो आप लोग जीबी सेट देखना है, ठीक है। बस देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, तो आप लोगों को हर बार बताया है किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सबसे पहले उत्तर नंबर 1 का तो हम लोगों को उत्तर 1 का उत्तर 1 का आई से सॉल्व करोगे। मैंने हमसे बताया आपको, यानी का काय केंद्रित घनी बीसीसी संरचना के रूप में क्रिस्टलीय होता है, यानी कि उनकी इकाई सेलों में परमाणु की संख्या होगी। ये तो हमने हर बार आपको पढ़ा है कि एससीसी में क्या होता है, परमाणु की संख्या। आपको पता है कि एससीसी में परमाणु संख्या होती है 1, ठीक है। बीसीसी में आपको पता है परमाणु संख्या होती है 4 और एफसीसी में परमाणु बीसीसी में 2, एफसीसी में परमाणु संख्या होती है 4। तो बीसीसी की बात हो रही है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके पास कितने हैं? 2। फिर इसके बाद खा नंबर में 1 मोलल जली विलयन में विलय का मोल प्रभाज है। तो ध्यान देना 1 मोलल जली के विलयन में विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज जो है ये आपके पास उत्तर आप लोग लिखोगे 1 का खा। उत्तर 1 के खा में आपके पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 0.018, ठीक है। इसके बाद उत्तर 1 का गा, 1 के गा में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया आभासी एका अणुक है। तो आपको बता दें कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ये आभासी एका अणुक है। दूसरा ऑप्शन CH3COO CH3, ठीक, प्लस H2O रिएक्शन ये हो जाएगा CH3COOH प्लस CH3OH। तो ये जो है आपके पास आभासी एका अणुक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का घा, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो आपको बता दें इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर 1 का घा में आपके पास तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा CH3CO2O, ये आपके पास सही हो जाएगा। इसके बाद उत्तर आपका 1 का इंडिया नंबर 1 के इंडिया नंबर में पूछा गया है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर केवल C है, सिंगल बॉन्ड NH3 NH3 दर्शाता NH2 NH2 दर्शाता है एमीन को। तो किस वर्ग का एमीन है ये, तो NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 2 3, वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है। तो हम लोग कहेंगे तृतीयक एमीन, क्या कहेंगे? तृतीयक एमीन। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है? तीसरा ऑप्शन आपके पास सही है। तो इसको हम लोग कहोगे तृतीयक एमीन, तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 1 का चा देखो, तो उत्तर आप लोग लिखोगे 1 का चा, उत्तर 1 का चा। 1 के चा में ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है ग्लाइकोजन। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये हमारे शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है, ग्लाइकोजन, ठीक। अब देखिए दूसरे का तो आप लिखोगे उत्तर दूसरे का उत्तर दूसरे का दूसरे के का में ये कह रहा है कि एक सिल्वर फलक केंद्रित घनी एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इस संरचना में निकटतम सिल्वर की परमाणुओं की दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल a से। तो परमाणु की दूरी a बराबर हमारे पास 287 पिकोमीटर। तो a बराबर 287 इंटू 10 की घात -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर। तो सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए। सिल्वर के घनत्व को हम लोग सिग्मा से भी दर्शा सकते हैं, रो से भी दर्शा सकते हैं, हम अलग अलग बताते रहते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें रो से दर्शा रहे, रो का मतलब हो गया घनत्व,
रो से दर्शाओ, सिग्मा से दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते हैं? यम से लिखते हैं। द्रव्यमान को हम लोग किस लिखते हैं? यम से। तो यम बराबर हमारे पास मान क्या है? 107.87 ग्राम, ठीक, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। इसके बाद एवोगाद्रो संख्या आपके पास दिया गया है यानी बराबर, ये तो होता ही है 6.022 या 23 10⁻23 मोल इनवर्स, ये एवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। अब हमारे पास हमने 2021 का पहला सेट सॉल्व करवाया था, उस समय भी आपको हमने फार्मूले बताए थे इसके, इस बार भी बता रहे आपको फार्मूले। देखो सबसे पहले आप लोग लिखोगे घनत्व, सिल्वर का घनत्व, ठीक है। सिल्वर का घनत्व, सिल्वर का घनत्व रो बराबर फार्मूला क्या होता है? रो बराबर फार्मूला होता है Z इंटू यम, Z इंटू यम बटे ए क्यूब इंटू एन ए। तो रो बराबर फार्मूला क्या होता है? Z इंटू यम बटे ए क्यूब एन ए, जहां Z क्या है? Z है परमाणुओं की संख्या। तो आपको बता दे कि परमाणु की संख्या कौन सा FCC है कि BCC है कि SCC है? तो इसमें आपके पास FCC है। तो FCC में परमाणुओं की संख्या का मान कितना होता है? 4। इसको मान को वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो रो बराबर Z का मान 4, यम का मान हमारे पास 107.87, ठीक, बटे ए क्यूब, ए का मतलब हो गया 287 इंटू 10 की घात -12 का क्यूब इंटू, और यानी का मान हो गया 6.02 इंटू 10 की घात 23। अब हम लोगों को क्या करना है? आप लोग अपने मोबाइल से कैलकुलेटर कर लेना, ठीक है, मोबाइल से कैलकुलेटर कर लेना आप लोग। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है कि रो बराबर 4 इंटू 107.87 बटे, यहां पर आप लोग लिखोगे 287 इंटू 287 इंटू 12 36, तो 10 की घात -36 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। अब रो बराबर इसका गुणा कर लो, 4 × 7 = 28, बचा कितना? 2, 4 × 8 = 32 और 2 = 36, बचा कितना? 3, 7 × 28 और 3 = 31, 4 एकम 4 बटे। अब हम लोग करना क्या है कि इनका गुणा कर लेना है, इनका जो है गुणा कर लेना। किस किस का गुणा करेंगे हम लोग? 287, ठीक। तो हम लोग गुणा करेंगे 287 गुणा 287, तो 82,369। उसी में गुणा करेंगे हम लोग 6.02 का, इसी में गुणा करेंगे 6.02, जो कि हमारे पास आंसर आएगा गुणा करने के बाद 495 861.38 इंटू 10 की घात, ये 36 और ये 23, 3 से 3 बचेगा और यहां से 1 बचेगा और ये माइनस का बचेगा। अब हम लोग 2 अंक से 2 अंक कैंसिल कर लेंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि 431 68 इसका भाग लगाएंगे, 495 861 38, तो ये आएगा समथिंग रो बराबर 0.3 बार 0 है, फिर 8 7 इंटू 10 की घात ऊपर ले जाएंगे तो यह जाएगा प्लस का 13, ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लस का 13। अब यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं या दशमलव हटा के कितना जीरो बढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5, 2 3 5, 1 0 हटाएंगे, यहां पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि साइंस का रूल है एक अंक दशमलव लगाना, और 1 2 3 4 0 इससे माइनस कर देंगे तो रो बराबर हमारे पास मान आ जाएगा 8.7 इंटू 10 की घात 9। अब मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास?
किस में था, ग्राम में था ना, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स ना, ग्राम मीटर इनवर्स, ग्राम मीटर इनवर्स ना, मीटर में तो है, हाँ मीटर में है, तो हम लोग कहेंगे ग्राम मीटर की घात -3, इसका ये मात्रक हो गया। और यही दोस्तों फाइनली में आंसर कर लेंगे हम लोग। केमिस्ट्री में क्या होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता ही है आंसर में, ठीक है। तो इतने का शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। शॉर्ट कर लो इतने का। अब देखो दूसरे का खा नंबर, दूसरे खा नंबर में क्या कह रहा है, तो उससे पहले लिख लेते हैं हम लोग उत्तर दूसरे का खा। दूसरे का खा नंबर में ये कह रहा है कि यदि 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड तो CCl4 कितना है 22 ग्राम, ठीक। और में 22 ग्राम बेंजीन घुली है, तो बेंजीन कितना है C6H6 जो है वो 22 ग्राम, ये 122 ग्राम और ये केवल 22 ग्राम घुली है। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं हम लोग m से। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जो देखो क्या है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, तो फार्मूला था विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक। विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का कुल द्रव्यमान, यानी कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान लेते हैं हम लोग, कुल द्रव्यमान का दोनों का कुल द्रव्यमान इंटू 100, ठीक। अब ध्यान देना, तो यहां पर यम यानी द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय का द्रव्यमान कौन घुलेगा, तो बेंजीन घुलेगी, तो ये हो गया 22 बटे कुल द्रव्यमान दोनों का, तो 122 प्लस 22 इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और ये हो गया 2200 गुणा कर लो, तो 2 2 4 यानी 144। 144 का भाग हम लोग किस में देंगे, 144 का भाग देंगे हम लोग पर, काटो, ये हो गया 1 2 7 14 2, ठीक। फिर काटो, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10, फिर 2 3 6 बचा 1, 2 6 12, फिर काटो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 7 14, फिर 2 पंचे 10, ठीक। फिर काटो, 18 दूनी 36, और अब 18 का भाग लगा दो, 18 का भाग लगा देंगे हम लोग किसमें, 275 में, 18 एकम 18, तो बचा कितना 17 से 9, 18 पंचे 90, तो बचा 5, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 18 दूनी 36, 18 तिका 54, 18 दूनी 36, तो लगभग इतना आ जाएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 15.2%, ठीक है, आंसर आ गया ये। अब देखो दूसरे का गा नंबर, दूसरे गा नंबर में कह रहा है एक सेल के EMF परिकलित कीजिए। दूसरे गा EMF का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, तो EMF बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको कैपिटल EMF भी लिख सकते हो, एक शब्द लिख सकते हो, विदाउट डॉट भी लिख सकते हो। विद्युत वाहक बल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। देखो कैसी अभिक्रियाएं होती है, इन्होंने दिया है, इसमें जो अभिक्रिया है इसमें दिया गया है। तो अभिक्रिया दिया इन्होंने NI सॉलिड है, ठीक, +2Ag पॉजिटिव, और इसका मान है 0.002 मोलर। अब इसका जब रिएक्शन करेंगे ना, रिएक्शन तो आपको दिया नहीं, रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा जानते हो, ये आपको मिलेगा Ni2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, और ये मान आपके पास हो गया 0.1060 m, ठीक, +2Ag जो कि सॉलिड है, 2Ag। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिया गया है, ई सेल का मान क्या दिया गया है,
ई सेल का मान हमारे पास दिया गया है 1.05, ये होता है ई सेल का मान। ठीक, अब अभिक्रिया नष्ट समीकरण से हम लोग करेंगे इसको, नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण बात एक ही है। नष्ट समीकरण क्या होता है आपके पास, ई सेल बराबर आपको पता है कि ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे NF, एफ का मान तुम लोग डायरेक्टली एफ और इसके गुणा भाग करके मान ले लिया हमने, ठीक है, एन, और लॉग यहां पर आपको पता है कि अभिकारक की सांद्रता होती है तो ये जाएगा Ni2 पॉजिटिव, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव बटे Ag पॉजिटिव, ठीक, Ag पॉजिटिव। अच्छा, Ag पर स्क्वायर है, ऐसे कर लो, दोनों की सांद्रता, इसकी सांद्रता की घात 2, Ag की सांद्रता की घात क्या हो जाएगा 2। अब इसका मान हमारे पास क्या दिया गया है, इसका मान हमारे पास दिया गया 1.05, हाँ, इसका मान जो है तो हो जाएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 बटे n का मान क्या दिया गया हमारे पास, तो ध्यान देना n क्या है, कोटि लेते हैं, कोटि की जगह हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे, कोटि की जगह हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। अब ध्यान देना कि यहां पर लॉग को लॉग लिखेंगे, ठीक है। देखो Ni इसका मान क्या दिया गया हमारे पास, इसका मान दिया गया हमारे पास 0.160, ठीक, इसका मान हो गया बटे इसका मान क्या हो गया, Ag का मान हमारे पास क्या दिया गया 0.002 का स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर इसको हम लोग ऐसे 1.05 माइनस इसमें भाग लगा दो इसका, तो भाग लगाने पर हमारे पास हो जाएगा 0.0, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नी 18, 2 पंचे 10, इतने रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने रखो। अब लॉग 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव कैंसिल, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 से काट रहे इसको तो 4 चौको 16, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 चौको 16 अर्थात 40, तो कितना हो जाएगा ये लॉग कितना हो जाएगा 40, ठीक है, लॉग कितना हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ फिर से बताते हैं आपको, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। इसका मान क्या है 0.160, ये है, इसका मान है, ध्यान रखना, इसका मान 0. ये 2 जो है यही घात में आया है कोटि में, ठीक है, तो 0.002 की घात 2, इसका मतलब क्या है ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा यही सॉल्व कर देते हैं, 0.160 बटे 0.002 इंटू 0.002, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, ये दशमलव हटेगा ऊपर 3 0, 1 2 3 0 बढ़ेगा, ठीक, 2 8 16, 2 चौको 8 अर्थात 40, और ये हो गया log 4 इंटू 10 की घात 1 2 3 4, 10 की घात 4। अब ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.05 माइनस 0.0295 log 2 की घात, अच्छा m इंटू एम लगा दो, m इंटू n, तो log, ध्यान रखना आपको यहाँ पर फार्मूला बताते हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी बच्चों को दिक्कत आ सकता है, बाद में दिक्कत नहीं आना चाहिए, फिर भी आपको बताते हैं, log m इंटू n, ये फार्मूला होता है log m प्लस log n। इस फार्मूले के अनुसार यहां पर आप लोग जो है जब सॉल्यूशन करोगे तो log 4 प्लस log 10 की घात 4। एक चीज का ध्यान रखना कि log 4 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1.05 माइनस 0.0295 log 2 की घात 2 और प्लस log 10 की घात 4। यहां पर एक फार्मूला दोस्तों तुम लोग और यूज करेंगे, log का ही फार्मूला होता है log m की घात n, जो कि होता है n log n। इस फार्मूले के अनुसार यहां पर लिखेंगे हम लोग log नहीं
1.05 माइनस 0.0295 माइनस नहीं इंटू, ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस 4 log 10। यहाँ पर थोड़ा समझना, ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.295, ये होगा 2 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 4, क्योंकि log 10 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा। अब ध्यान रखना 1.05 माइनस 0.295, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 0 2 2 1 0 2 1 2 0 2 3 6, ठीक, प्लस 4, प्लस क्या हो जाएगा 4। इसमें हम लोग जोड़ देंगे, इसमें जो है हम लोग जोड़ देंगे फिर गुणा करेंगे, तो जोड़ ही गुणा करके डायरेक्टली आपको बता देते हैं, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर जीरो नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ के 4.60 जो, और इससे गुणा कर लेते हैं हम लोग। गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.91, तो ई सेल बराबर 0.91 वोल्ट, ठीक। और यही दोस्तों जो है इसका फाइनली आंसर हो गया। अब दोस्तों जो है इतने का आप लोग फटाफट शॉर्ट करो, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। और हाँ, शॉर्ट कर लो। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 का घा में कह रहा है टिंडल प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा सा टिप्पणी लिखना है, तो आप लोग को क्या लिखना है, उत्तर 2 का घा। हेडिंग क्या डालोगे, टिंडल प्रभाव, हेडिंग डालोगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जो टिंडल प्रभाव जैसे देखा होगा आप लोग कि जब भी हम लोग घने जंगलों में जाते हैं तो जब भी दो पेड़ आपस में, इस प्रकार से कई पेड़ों के आपस में मिलान होता है, इसमें से एक छोटा सा जैसे छिद्र होता है, उससे से एक वर्णी प्रकाश हम लोगों को दिखाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं टिंडल। जैसे पेड़ों के कुंज होते हैं ना, कई सारे, जैसे रोड पे आप लोग जाते हो गर्मियों के समय देखा होगा कि रोड के इधर भी पेड़ होते हैं, इधर पेड़ होते हैं, दोनों पेड़ आपस में ऐसे मिल जाते हैं और उससे प्रकाश की कुछ लेंथ दिखाई देती है, उसे कहते हैं टिंडल। या फॉर एग्जांपल आप लोग कैसे समझो, जैसे बंद कमरा है, पूरा बंद कमरा है, बंद कमरे में कहीं पर भी एक छोटा सा छेद है, उसमें से एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, उस एक वर्णी प्रकाश को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की गति कुछ ऐसी घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग गति, उसे हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव आप लोग लिख लोगे ना। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में प्रकाश की एक लेंथ दिखाई देती है, एक वर्णी प्रकाश दिखाई पड़ता है, उस प्रकाश को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल टिंडल जी ने ही किया था, ठीक है। तो सर जब लिख लोगे आप लोग। इसके बाद निम्नलिखित में आप कैसे विभेद करेंगे, निम्नलिखित में आप कैसे विभेद करेंगे? तो देखो तीसरे का, तो आप लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का और का पहला। एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, हमेशा कॉपी के बीचों बीच उत्तर लिखोगे, प्रश्न नहीं लिखना, प्रश्न लिखोगे समय की बर्बादी होगी, ठीक। निम्नलिखित में आप कैसे विभेद करेंगे? विभेद का मतलब अंतर। नंबर 1 उन्होंने कहा षटकोणीय निबिड़ संकुलन एवं घनी निबिड़ संकुलन संरचना में आप कैसे विभेद करेंगे? तो षटकोणीय, तो आपको हेडिंग डालना है षटकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनी निबिड़ संकुलन। घनी निबिड़ संकुलन में अंतर या विभेद एक ही चीज है, ठीक है। घनी, देखो इसको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि घनी और षटकोणीय निबिड़ संकुलन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यही है घनी और निबिड़ संकुलन में अंतर। देख चुके होंगे आप लोग ना, तो इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब देखो, तो ये है, आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन पे कि स्क्रीन पे अभी हमने दिखाया था आपको घनी निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या अंतर है। तो यही आपको लिखना है, 2 नंबर का है, छोटा लिखना है।
इसके बाद तीसरे का दूसरा, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका में अंतर। तो आपको क्रिस्टल जालक, तो उत्तर आपको लिखना है तीसरे का दूसरा क्या है, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। देखो, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल, इसमें अंतर है, एकक कोष्ठिका में अंतर। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जो वह जालक जो एकक कोष्ठिका से मिलकर बना हो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। वह जालक जो एकक कोष्ठिका से मिलकर बना हो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, पूरे क्रिस्टल जालक के एक इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे ये दीवार है एक, ठीक है, ये एक दीवार है, जैसे ये क्या है, एक दीवार है, ठीक है। अब ध्यान देना, इस दीवार में वैसे तो घन की संरचना है, घन से आपको कम समझ में आएगा, दीवार से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसकी एक ईंट को एकक कोष्ठिका कहते हैं, अब पूरे दीवार को क्रिस्टल जालक कहते हैं। समझ में आया ना। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, पूरे जो एकक कोष्ठिका से मिलकर बना हो क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक के एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। क्लियर हो गया, लिख लोगे, जो समझा रहे हैं हम वही लिखना है आंसर, ठीक है। इसके बाद षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और निबिड़ संकुलन में तो हम लोग आपको पढ़ाया था, आपको सिलेबस में पढ़ाया था, उस समय भी समझाया था आपको कि निबिड़ संकुलन, निबिड़ का मतलब क्या होता है, निबिड़ का मतलब ही होता है पास पास, संकुलन का मतलब होता है जुड़ना। किसका जुड़ना, एकक कोष्ठिका का पास पास आके जुड़ना। षटकोणीय में 6 फलकी होते हैं, 6 फलक होते हैं, घनी में भी 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने सिलेबस में समझाया दिया था, आप लोगों ने उसमें पढ़ लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, Cu2 पॉजिटिव आयन के साथ अमोनिया की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो इसको पहले रिएक्शन करोगे तभी समझ में आएगा क्या प्राप्त होता है। तो आप लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का पहला, किसके साथ किसकी अभिक्रिया, Cu2 पॉजिटिव आयन के साथ अमोनिया की क्रिया से। ध्यान रखना, डायरेक्टली अमोनिया क्रिया नहीं कर सकता है, डायरेक्टली Cu2 पॉजिटिव है ना, Cu2 पॉजिटिव आयन है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, लेकिन डायरेक्टली NH3 नहीं क्रिया कर सकता है, NH4OH की क्रिया करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसकी जब क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास ये बनता है CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 प्लस H2O, इसे कहते हैं कॉपर। ध्यान देना, गिनती में 1 होने पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा। तो इस सामान्य नाम इसको कह सकते हो कार्बन टेट्रा अमोनिया। वैसे आप लोग इसको क्या कहोगे, सॉरी कार्बन नहीं, कॉपर टेट्रा अमोनिया। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कॉपर है इसका कलर क्या होता है, नीला, इसलिए इसको हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन नीला थोथा के लिए यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला SuSO4 भी कह सकते हैं। तो इसमें इसका जो ये नीला थोथा का फार्मूला है, तो इसका केवल जो कलर है वो केवल नीला है। इसकी क्रिया जब इसके साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है हमें, कॉपर अमोनिया मिलता है, प्लस ये क्या है, हमें जल मिलता है, ठीक। तो यही उन्होंने पूछा, तो यही हमने बता दिया आपको, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि तीसरे का दूसरा, उत्कृष्ट गैस क्या होती है, उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है तीसरे का दूसरा, उत्तर तीसरे के का दूसरा। उत्कृष्ट गैसों के कई नाम है, उसको नोबल गैस भी कहते हैं हम लोग, नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। लिख लो पहले उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। इसके लिए जब भी हमने आपको सिलेबस पढ़ाया था तो उसमें ट्रिक भी बताया था हमने। ट्रिक क्या बताया था हमने,
कि हीना, नीना और करीना, ठीक है, हीना, नीना और करीना, जरीना, रानी। क्या बताया था हमने? हीना, नीना और करीना, जरीना और रानी, सब हीरोइन परिवार है, ठीक है, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये समझना। ये सब क्या है? अक्रिय गैस। ये ट्रिक है याद करने के लिए, हीना, नीना और करीना, जरीना, रानी, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? उत्कृष्ट गैस। इसको उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं? ये गैस प्राकृतिक में किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस गैसों के सभी अष्टक कंप्लीट है, किसी हद क्रिया करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा, एक दंतुक एवं द्विदंतुक लिगेंड से आप क्या समझते हैं? एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको हेडिंग डालना है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड जिसमें केंद्रीय दाता परमाणु, जिसमें केंद्रीय दाता परमाणु के साथ, अच्छा लिगेंड किसे कहते हैं आपको समझाते थोड़ा सा कि लिगेंड किसे कहते हैं। देखो, जैसे लिगेंड एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय आयन को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसमें लिगेंड आयन दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है। यानी जैसे लिख देते हैं उत्तर तीसरे का खा का नहीं गा। सबसे पहले एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड जो केंद्रीय दाता परमाणु के साथ जुड़ा हो, जो केंद्रीय दाता परमाणु के साथ जुड़ा हो उसे लिगेंड कहते हैं। अगर केंद्रीय धातु परमाणु, अगर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक चीज जुड़ा हो, जैसे मान लो K4FeCN6, तो इसमें जो ये है केंद्रीय धातु परमाणु और ये CN, ये 6 लिगेंड होगा इसके साथ। किसके लिगेंड हो गए? 6 लिगेंड, क्योंकि इसके साथ ये 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं ना, 6 CN। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हो उसे लिगेंड कहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हो उसे लिगेंड कहते हैं। अगर जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अगर कोई एक तत्व जुड़ा हो तो उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अगर 2 तत्व जुड़ा हो तो उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। क्लियर हो गया ना? जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हो उसे लिगेंड कहते हैं। अगर केंद्रीय धातु के साथ एक तत्व जुड़ा हो या एक यौगिक जुड़ा हो तो उसे हम लोग कहेंगे एक दंतुर लिगेंड। अगर 2 तत्व जुड़ा हो या 2 यौगिक जुड़ा हो तो उसे कहते हैं द्विदंतुर लिगेंड। इन्होंने इसका एग्जाम्पल भी पूछा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे हम लोग Cl नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव आदि कर दो। ये क्या है? एक दंतुर लिगेंड, इसमें एक नेगेटिव है, ठीक है। और द्विदंतुर हो गया C2O4, 2 आयन, तो इसमें 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? अच्छा, नेगेटिव वाला तत्व ही लेंगे क्योंकि ये जो है धातु परमाणु है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसके नेगेटिव मान जुड़ना चाहिए। तो अगर जैसे मान लो Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, तो ये सब क्या है? एक दंतुर लिगेंड, और ये द्विदंतुर लिगेंड क्योंकि 2 माइनस है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का घा, प्रोटीन में पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन में पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे, है ना, हेडिंग क्या डालोगे? उत्तर नंबर तीसरे का घा, उत्तर तीसरे का घा, प्रोटीन में पेप्टाइड बंध। तो हेडिंग डालोगे प्रोटीन में पेप्टाइड बंध, प्रोटीन में पेप्टाइड बंध। देखो, पेप्टाइड बंध को आपको लिख के बताते हैं जिससे कि आपको भी दिक्कतें ना आए, ठीक है। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? देखो, पेप्टाइड बंध जो है जब समान या असमान अमीनो अम्लों के
जब समान या असमान अमीनो अम्लों के, ठीक है, दो अणु आपस में संघनित होते हैं, दो अणु आपस में संघनित होते हैं। जब समान या असमान अमीनो अम्लों के दो अणु आपस में संघनित होते हैं तब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा, तब एक अणु का कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा दूसरे अणु के अमीनो अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल समूह लिखो, समूह दूसरे अमीनो, ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, अम्लों के साथ अभिक्रिया, राइटिंग पे मत जाना, स्पीड लिख रहे इसलिए, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है और एक एमाइड बंद और एक एमाइड बंद CONH स्थापित होता है, CONH स्थापित होता है, CONH स्थापित होता है। इस प्रकार के एमाइड आबंध को, इस प्रकार के एमाइड बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। दो एग्जाम्पल पूछा गया इसका जो है एग्जाम्पल पूछा गया है। एग्जाम्पल आपको यहां बताते हैं, दो एग्जाम्पल आपको यहां बता दे रहे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे हम लोग H2N मतलब NH2, हाँ H2N, सिंगल बॉन्ड CAR, ऊपर भी R नीचे भी R का मतलब भी कार्बन ही है। अब क्या हो जाएगा COOH, ये हो गया OH समूह, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग HNH मतलब NH2 हो गया, ये रिएक्शन C ऊपर भी R नीचे भी R, COOH। हमें पता है कि इसका H और इसका H ये रिएक्शन हो जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के द्वारा क्या बनेगा, संघनन अभिक्रिया द्वारा ये तो H2O से निकलेगा, ठीक है। अब बनेगा क्या हमारे पास, बनेगा हमारे पास H2N फिर सिंगल बॉन्ड R, ठीक, CONH सिंगल बॉन्ड C R सिंगल बॉन्ड COOH। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये जो है इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें को आप लोग फटाफट शॉर्ट कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रता का चालकता, देखो चालकता किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे उत्तर 4। अब इसमें 4 का चालकता, चालकता किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता। चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता। तो आप लोग लिखोगे कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं,
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन में और भी कहा है कि मोलर चालकता में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। देखो मोलर चालकता, मोलर चालकता कैसे, इसके बाद आप लोग लिखोगे मोलर चालकता। इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख देते हैं। मोलर चालकता किसी यानी 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग मीटर में चाहो तो मीटर में ले सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे, दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे, दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखे, बिलियन में अधिक 1 ग्राम मोल, बिलियन में यदि 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट घुला हो, विद्युत अपघट्ट घुला हो, ठीक है, तो उस अवस्था में उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे मोलर चालकता कहते हैं। इसका परिवर्तन के लिए फार्मूला आप लोग क्या लिखोगे जानते हो? परिवर्तन के लिए फार्मूला लिखोगे लेमडा यम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे यम, लेमडा यम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे यम। अब यहाँ पर इन्होंने एक सवाल के लिए भी इन्होंने कहा है करने के लिए कि 0.00241 यम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 ये है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर चालकता की परिकलित कीजिए। दो मोलर चालकता लेमडा यम बराबर कप्पा, कप्पा की जगह आप लोग लिखोगे 7.896 इंटू 10 की घात -5 बट इंटू 1000 बटे यम, यम का मान 0.00241, ठीक, दशमलव हटाया 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर बढ़ाया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो लेमडा यम बराबर 7.896 इंटू 10 1000 बटे 241 दशमलव हटा के 1 2 3 0 1 2 3 अंक 3 0, इससे ये कैंसिल। तो लेमडा यम बराबर 7.896 बटे 241 का दोस्तों हम लोग इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है। 241 का हम लोग भाग लगा देते हैं। देखो 241 हाँ क्या है 78 96 भागित 241 32.76 कितना आएगा 32.76, ठीक। तो ये लेमडा यम बराबर 32.76 यही तो आएगा, हाँ 32.76। तो इसका हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर
स्क्वायर मोल इनवर्स, यही दोस्तों ये हो जाएगा आंसर। ठीक, यही दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का खा है, भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर, देखो इसका स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम लोग। 4 का खा, गा और घा, सभी आंसर स्क्रीन पे देख लो, फटाफट स्क्रीन पे देख लो। और आगे क्वेश्चन दोस्तों जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन अगला प्रोवाइड होगा। अब चौथे का जो भी ये भाषा टाइप क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण, कार्बोलेमीन, ये सब आपको स्क्रीन पे देख रहे हो, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।